हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका स्टडी क्लासेस में। तो आज का हमारा क्वेश्चन है गोलीय अवतल दर्पण में, यानी कि गोलीय दर्पण में हमें क्या लेना है, अवतल दर्पण लेना है। उसमें u यानी कि वस्तु दूरी, v जिसे हम प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, और छोटी f अर्थात फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करना है। अथवा या तो आपको क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, या तो आपको एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि दर्पण सूत्र, ये जो हमारा सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u, ये जो होता है वो हमारा दर्पण सूत्र होता है, सिद्ध करें। तो आपको एग्जाम में दोनों टाइप के क्वेश्चन भी दे सकता है। पहले के क्लास में हमने एफ और आर के बीच संबंध स्थापित किया था, वो हमने अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण दोनों प्रकार के दर्पण में किया था, ताकि आपको एग्जाम में अवतल पूछ दे तो भी आप सिद्ध कर दे, उत्तल भी पूछ दे तो भी आप सिद्ध कर दे। आज हम लेकर आ रहे हैं दर्पण सूत्र, जिसे हम सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण में। आगे हम इसे उत्तल दर्पण में भी सिद्ध करेंगे, ताकि आपको अगर एग्जाम में अवतल की जगह उत्तल भी पूछ दे तो आप बनाने में पीछे ना हटे, आप इसे भी सॉल्व कर दें। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण लेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बने रहिए हमारे चैनल में लास्ट तक, ताकि आपको यह सिद्ध करना अच्छे से समझ में आ जाए। हमने क्या लिया, सबसे पहले एक अवतल दर्पण लिया। तो हमने एक अवतल दर्पण का इसका हमने क्या कर दिया, नाम रख दिया। हमने इसका नाम एम और एम डैश रखा। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। फिर इसका होता है प्रधान अक्ष, ये होता है हमारा ध्रुव, ये होता है फोकस, ये होता है वक्ता केंद्र, ये सब हमारा होता है चूँकि हम जानते हैं। हमने एक वस्तु को लिया, वस्तु को हमने कहाँ रखा, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रखा। तो चूँकि हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु को हम वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, छोटा बनता है, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। ये सभी स्थितियाँ हमने अवतल दर्पण की 6 स्थितियाँ तथा उत्तल दर्पण की स्थितियाँ भी हमने पहले की क्लास में दे रखी है। अगर आपको यह स्थितियाँ नहीं पता है तो सबसे पहले आप उन स्थितियों को पढ़ लीजिए, ताकि आपको यहाँ का फिगर समझ में अच्छे से आ जाए। तो हमने एक वक्ता केंद्र और अनंत के बीच एक वस्तु को ले लिया। वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें आए, प्रकाश की किरणें आई, दर्पण से परिवर्तित हो गई। तो चूँकि परिवर्तन के नियम का पालन की और फोकस से होकर गुजर गई। हमने यह भी गुण पढ़ा था कि समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परिवर्तन होकर फोकस की ओर चली जाती है। तो ये हमारा फोकस की ओर चला गया। ये हमने प्रकाश की किरण को डिनोट किया है, यहाँ से किरण आ रहा है और यहाँ से जा रहा है। एक और किरण होती है, चूँकि हम जानते हैं कि किसी प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमें 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो पहला किरण तो हमें मिल गया, हमें क्या चाहिए, एक और किरण चाहिए। तो चूँकि हम जानते हैं कि वक्ता केंद्र क्या होता है, दर्पण पर लंब होता है, और इससे आने वाली किरणें ऐसे भी दर्पण पे भी अगर कोई रेखा लंब होती है तो उससे आने वाली किरणें उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो हमने एक वक्ता केंद्र पे किरण को लेकर आए, ये भी वस्तु से आ रही है, ये वक्ता केंद्र से होकर गई, चूँकि लंब है तो ये वापस इसी दिशा में वापस लौट गई। तो जहाँ पर इन दोनों मिला वहीं पर क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो चूँकि हम देख पा रहे हैं कि हमारा वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब उल्टा है। और हमने इसमें एक और रचना किया है। इसमें हमने क्या रचना किया, एन से लेकर एन, क्यों, ए हमने सबका नामकरण किया है। ए भी हमारा वस्तु हो गया, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब हो गया। ए से लेकर एन आपतित किरण हो गई, एन से लेकर एस जाती हुई किरण हो गई, परिवर्तित किरण हो गई। इसका आप कुछ भी नामकरण कर सकते हैं, ये नहीं कि आपको एन एम यही करना है, आप कुछ भी नामकरण कर सकते हैं, अपने से हमें नामकरण करना होता है। तो एन से एल हमने क्या कर दिया, एक अभिलंब खींच लिया, जो मुख्य के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो चूँकि हम जानते हैं, अब हम इसे दर्शा देंगे। पी से एफ तक के बीच की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ये हमारा क्या हो गया, वस्तु से ध्रुव तक के बीच की दूरी को वस्तु दूरी हो गया, और प्रतिबिंब से ध्रुव तक के बीच की दूरी को हो गया हमारा प्रतिबिंब दूरी। इन सभी चीज़ों को हमने इसलिए डिनोट किया है क्योंकि हमें इन सभी चीज़ों को सिद्ध करना है, आगे हमें इसका यूज करना होगा, इसलिए हमने इसे डिनोट किया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अवतल दर्पण बनाया, वस्तु को रखा, वस्तु का प्रतिबिंब बनाया और एक अभिलंब खींचा, और जो इसका जो हमें मान प्राप्त था हमने उसके मान को दर्शा दिया। तो बस इन्हीं चीज़ों को हमें क्या करना है, इन्हीं चीज़ों को हमें लिख लेना है। तो देखिए मैंने इन सभी चीज़ों को लिख लिया है। देखिए मैंने यहाँ लिख लिया है, माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है। एम डैश क्या है, हमारा अवतल दर्पण में, जिसके प्रधान अक्ष पर सी और वक्ता केंद्र और अनंत के बीच एक वस्तु ए बी इस प्रकार स्थित है कि इसका वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण के फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बनता है। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि हमारा वस्तु है, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच है, इसका प्रतिबिंब क्या बना है, हमारा छोटा बना है, वास्तविक बना है, और वक्ता केंद्र फोकस के बीच बना है। एन से एन एल लंब प्रधान अक्ष पर डाला। हमें क्या करना है, हमें जो हमने इस कार्य में किए, हमने दर्पण में जो कार्य को किया हमें सब लिख लेना है। तो इतना तक तो हमें कर लेना है। आई होप आपको इतना तक करने में कोई भी परेशानी नहीं आई होगी। इतना तक हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब आप देख सकते हैं F बराबर
एफ और आर के हमने संबंध में क्या किया था, हमने परिवर्तन से गए, ये सब से गए, जो जो हमें दिखा हम उन सब से गए और इसे सीख किया। इसमें आप देख सकते हैं हमें क्या दिखा, हमें यहाँ पर त्रिभुज बनता दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें त्रिभुज बनता दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, हमें यहाँ पर चार त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो त्रिभुज से हम चलेंगे, त्रिभुज से हम लाएंगे, तो हमें क्या करना है, दो सामने वाले त्रिभुज को लेना है, कोई भी दो सामने, या तो आप इन दोनों को ले लीजिए, आप तो ये इन दोनों को ले लीजिए। तो हम अगर इन दोनों त्रिभुज को ले रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, एंगल बी, बी डैश और बी क्या है, मुख्य अक्ष पर लंब है। और यहाँ से यहाँ अगर कोई रेखा देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि कोई दो रेखा, मान लीजिए कि ये हमारा रेखा ये है और ये हमारा रेखा ये है, कोई भी दो रेखा एक दूसरे को काटे तो यहाँ का कोण क्या होता है, हमारा इक्वल होता है। ये हमारा ए है, बी है और ये सी है और ये हमारा ए डैश है और ये बी डैश है कि नहीं। ये तो हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा बी नीचे है, सॉरी ये ऊपर है, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, दो त्रिभुजों में हमने देखा कि ये हमारा 90 डिग्री से मिल गया, ये भी हमारा 90 डिग्री से इक्वल हो गया और ये शीर्षाभिमुख कोण से हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, इसे समरूप बोलेंगे। अपने मैथ के चैप्टर में 6 चैप्टर में आपने समरूपता का नियम पढ़ा होगा, हमने उसे अभी नहीं पढ़ाया, आई क्लास में हम उसे पढ़ाएंगे। आप बस इतना जानिए, कोई भी हमारा मान लीजिए कि दो त्रिभुज है, अगर हमारा ए बी सी और ये हमारा त्रिभुज है ए डैश बी डैश सी डैश, अगर इस त्रिभुज का ये एंगल, सॉरी यहाँ बी नीचे होगा, बी डैश, ये हमारा ए डैश, नहीं गलती बन गया, एक मिनट, ये तो हमारा एक त्रिभुज हो गया। सेकंड त्रिभुज क्या है हमारा, सेकंड त्रिभुज ऐसे है, उल्टा है, अपोजिट है कि नहीं है, सेकंड त्रिभुज हमारा अपोजिट है, ये हमारा सी है, अपोजिट है, ये हमारा सी है, ये हमारा बी डैश है, ये हमारा ए डैश है। अगर हम दो त्रिभुज की तुलना करें तो हम, अगर हमारा ये एंगल क्या हो गया, हमारा इक्वल हो गया, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश सी, ये क्या है, हमारा इक्वल है। अगर हम बात करें इधर, ये दोनों तो हमारा क्या है, ऐसे ही ना बना हुआ है, ये दोनों क्या है, हमारा इक्वल है, किससे इक्वल है, हमारा शीर्षाभिमुख कोण से, अपोजिट में है, अपोजिट में है, तो ये क्या है, हमारा शीर्षाभिमुख कोण से, फिर से बना लेती हूँ फिगर, ऐसे है और ये क्या है, हमारा ऐसे है। तो आप देख सकते हैं एक ही त्रिभुज में अगर हम चले तो ये हमारा क्या आ गया, शीर्षाभिमुख कोण से ए बी ए डैश बी डैश, ये फिगर को देखिए, इस फिगर को आप देखिए, ये क्या है, हमारा शीर्षाभिमुख कोण से इक्वल है। तो ए सी बी, कोण ए सी बी और कोण ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश, ये क्या हो गया, हमारा इक्वल हो गया। ये किससे हुआ, ये 90 डिग्री से है, ये किससे हुआ, शीर्षाभिमुख कोण से हुआ ना, शीर्षाभिमुख कोण से ये हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो चूँकि हम जानते होंगे, ये आपने समरूपता के नियम में पढ़ा होगा, अगर हम दो त्रिभुज की तुलना करते हैं और उसका कोई भी दो एंगल या कोई भी दो साइड, ये साइड भी हो सकता है, ये एंगल भी हो सकता है, परंतु हमें क्या मिला, साइड एंगल मिला। अगर कोई भी दो एंगल क्या हो, इक्वल हो, तो वो त्रिभुज हमारा क्या होगा, समरूप होगा, उसके दो एंगल से एंगल समरूपता से वो हमारा समरूप होगा। आगे हम मैथ के चैप्टर में अगर समरूपता की क्लास करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। 9th क्लास में क्या पढ़ा था हमने, सर्वांग संगता में क्या था, हमारा एंगल था, साइड था, दो साइड था तो एक एंगल था, दो एंगल था तो ये एक साइड था। उसमें क्या करना था, हमें तीन चीज़ों को लेना था, परंतु इसमें क्या करना है, हमें इसमें तीन चीज़ को नहीं लेना है। इसमें अगर आप दो भी चीज़ को ले ले, दो एंगल को ले लीजिए या दो साइड को ले लीजिए, कोई भी दो चीज़ को आप ले ले, तो त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अगर हमारा त्रिभुज समरूप होता है तो इसका हमारा क्वालिटी होता है, क्या क्वालिटी होता है, चूँकि ये त्रिभुज है तो ये क्या हमारा लंब है, ये बेस है, ये क्या हमारा परपेंडिकुलर लंब है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, इसका ये कर्ण है, इसका ये बेस है और इसका ये ये इसका लंब है। इसका नियम क्या होता है, अगर हमारा कोई भी दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो इसका नियम होता है, इसका P यानी कि ए बी और इस त्रिभुज का P यानी कि ए डैश बी डैश का अनुपात बराबर होता है इसके बेस के यानी कि बी सी और इसके बेस के यानी कि बी डैश सी के। ये क्या होता है, समरूपता का नियम के अनुसार इसे बराबर होता है। मैथ में हम इसे सिद्ध करेंगे कि यह बराबर कैसे होता है। कर्ण भी बराबर होता है, परंतु आमतौर पर हम लंब और आधार का यूज़ करते हैं। तो हमने क्या किया, अगर हमने देखा कि यहाँ पर 90 डिग्री से मिल गया बी और बी डैश, सी हो गया हमारे शीर्षाभिमुख कोण से, तो ये क्या हो गया, समरूप हो गया। समरूप हो गया तो समरूप का सूत्र होता है, समरूप के अनुसार एक नियम होता है, इन दोनों का लंब का अनुपात इन दोनों के आधार के अनुपात के बराबर होता है। तो हमने उसे लिख दिया। बस यही काम को हम इसमें करेंगे। आई होप मैंने आपको साइड से समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसी काम को इसमें किया। हम त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में गए, इसमें और इसमें गए, ये दोनों हमने लंब देखा। तो देखिए हमने लिख दिया कोड ए बी सी इक्वल टू कोड ए डैश बी डैश सी, क्योंकि बी और बी डैश हमारा 90 डिग्री था। कोड ए सी बी और ए डैश सी बी, क्योंकि सी सी हमारा क्या था, शीर्षाभिमुख कोण था, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा ए डैश बी डैश सी के। ए समरूपता से, ये एंगल समरूपता से हमने समरूप इसे सिद्ध किया। ए बी उसका लंब, ए बी सी का लंब, ए डैश बी डैश सी का लंब, और बी सी ए बी सी का आधार, और बी डैश सी यानी कि ए डैश बी डैश सी का आधार का अनुपात को क्या कर दिया, हमने इसे बराबर कर दिया। तो इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब आप देख रहे हैं ये त्रिभुज तो हो गया। यहाँ पर देखिए आप, ये भी हमारा त्रिभुज है, ये भी हमारा दो ऐसे त्रिभुज है। इसमें क्या हमारा बी डैश इधर लंब है तो इधर भी लंब होगा, क्योंकि एक रेखा पर क्या बनता है हमारा, किसी भी एक सरल रेखा पर हमारा 180 डिग्री कोण बनता है। जैसा कि देख लीजिए, जैसा कि ये हमारा एक सरल रेखा है, इसका कोण क्या है 180 डिग्री, 180 डिग्री है। अगर हमने इस रेखा पर ये खींच दिया तो ये क्या है हमारा 90 डिग्री। 180 ये हमारा कुल है, ये इधर का 90 है तो इधर का भी क्या हो जाएगा, इधर का भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इतना तो हमारा इधर का 90 डिग्री हो गया। इधर का 90 डिग्री पहले से था, इधर भी हमारा 90 डिग्री है, और एल भी क्या है हमारा 90 डिग्री है। दो त्रिभुज में हमें 90 डिग्री एक एंगल तो मिल गया। अब देखिए साइड क्या है, साइड इक्वल है, साइड तो इक्वल नहीं दिख रहा है, परंतु आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये भी हमारे शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जा रहा है, शीर्षाभिमुख कोण से हमारा ये इक्वल हो जा रहा है। तो इसी को हम बिल्कुल इस त्रिभुज की तरह कर देंगे। देखिए कैसे, अब देख सकते हैं हम पुनः त्रिभुज एन एल एफ और ए डैश बी डैश एफ में गए। ये हमारा एन एल एफ ए डैश बी डैश एफ है, हमने इन त्रिभुज में गए। क्या हो गया हमारा एन एल एफ, एल तो हमारा 90 डिग्री था, ए डैश बी डैश एफ इक्वल हो जाएगा किससे 90 डिग्री से, और ए डैश एफ बी डैश इक्वल हो जाएगा हमारा एन एफ एल के। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। ये त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारे समरूप हो जाएंगे। तो इसका अनुपात और इसका अनुपात इक्वल हो जाएगा, इसके अनुपात और इसके अनुपात के बराबर, क्योंकि ये इसका लंब हो गया, ये इसका लंब हो गया, ये इसका आधार हो गया और इसका आधार हो गया। तो चलिए इसे बराबर कर देते हैं। तो देखिए त्रिभुज एन एल एफ समरूप हो गया त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के समरूपता के नियम से। तो एन एल बाई ए डैश बी डैश और एल ए बाई बी डैश एफ, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ हम एक बात पर गौर करेंगे। हम देख सकते हैं जितना हाइट इसका है उतना हाइट इसका है। क्यों, क्योंकि अगर हम हमारा मान से ये हमारा 5 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है, इससे हमने समांतर रेखा खींचा। देखिए मान जाइए कि ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर, इससे हमने समांतर रेखा खींचा और ये भी नीचे हमारा समांतर है, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये होगा वो इतना भी होगा। अगर ये हमारे ऐसे है नीचे का इक्वल है, ऊपर का अगर वक्र है तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर, ये क्या हो जा रहा है हाइट हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है नीचे हो जा रहा है, ये इसके नीचे है ये इसके ऊपर है। अगर समांतर होता है तो दोनों की दूरी क्या होती है, दोनों की हाइट बराबर होती है, परंतु वक्र होता है तो हाइट इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये समांतर है, तो जितना हाइट इसका होगा उतना हाइट इसका होगा, यानी एन एल हो जाएगा हमारा ए बी के बराबर। तो एन एल की जगह हम ए बी रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं ना, क्योंकि हमारा हाइट तो इक्वल है 5 बराबर 5। अगर यहाँ उसका मान ए बी दिया है, इसका एन एल दिया है, उसका हमारा 5 सेंटीमीटर ए बी है, इसका एन एल है, तो चूँकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, दूसरे के बराबर हो जाएगा, हम इसे बराबर कर सकते हैं। तो हमने लिखा चूँकि ए बी बराबर एन एल, तो हमारे यहाँ एन एल है, तो यहाँ एन एल की जगह क्या रख सकते हैं, एन एल की जगह हम ए बी रख सकते हैं। अब आप देखिए समीकरण नंबर 3 में देखिए ए बी इक्वल टू ए डैश बी डैश, ये भी है, परंतु समीकरण 1 में आपने गौर किया उसमें भी हमारे ए बी और ए डैश बी डैश था, परंतु इसमें क्या है एल एफ और बी एफ, और इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारा है बी सी और बी डैश। तो चूँकि हमारा एल सी बराबर है, यानी कि ये बराबर किसके है, ये बराबर हमारा बी सी और बी डैश सी में है, और किसके बराबर है एल एफ और बी डैश एफ में है। तो इसके बराबर हम एल एफ बी डैश एफ कर सकते हैं, क्योंकि ये मान जाइए फॉर द एग्जाम्पल मान जाइए एक्स बराबर है हमारा वाई और एक्स बराबर है जेड। तो एक्स बराबर तो जेड हमारा है दिया है, परंतु एक्स किसके बराबर है, वाई के बराबर है, तो यहाँ हम एक्स भी रखें तो भी ठीक है, वाई बराबर भी जेड रख सकते हैं, क्योंकि एक्स क्या है हमारा वाई के बराबर है। तो इसी प्रकार हम ये काम यहाँ भी करेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 3 से हमने क्या किया, बी सी और बी डैश सी इक्वल टू एल एफ और बी डैश एफ, हमने इन दोनों को बराबर कर दिया। जैसा कि मैंने बताया वो हम मान जाइए हमारा एक्स बराबर था एक बार वाई के,
एक बराबर है जेड के, तो ये हमारा जेड मान लीजिए, तो जेड को हमने रख दिया। परंतु एक्स की जगह हमने क्या यूज़ किया, एक्स की जगह हमने वाई यूज़ किया, क्योंकि एक्स क्या है हमारा वाई के बराबर है। इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। हम पहले दो त्रिभुज से गए, उसे हमने समरूप किया, फिर उनकी भुजाओं का अनुपात में किया। यही काम हमने एक और त्रिभुज में गए, वहाँ भी किया, परंतु हमने देखा कि हाइट के अनुसार वो दोनों इक्वल है, तो हमने उन दोनों के नाम भी इक्वल कर दिए और इसके नाम को यूज़ किया। इसके नाम को यूज़ करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, एक्स बराबर वाई वाला सिस्टम लगा के हमने इन दोनों को बराबर कर दिया। तो इतना तक तो हमने कर लिया। आई होप आपको इतना तक करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम मान लें कि हमारा एल बिंदु क्या है, पी के काफ़ी निकट है, लगभग पी पर ही है, पी के ऊपर ही है। मान जाए कि हम यहाँ पर इससे हमने लंब खींचा, हम ऐसे भी लंब खींच सकते हैं। देखिए ये हमारा क्या था, ये हमारा दर्पण था, ये हमारा मुख था, ये हमने ऐसा लंब खींच दिया। हम ये लंब यहाँ पर भी खींच सकते थे, यहाँ पर भी खींच सकते थे, यहाँ पर भी खींच सकते थे। यहाँ तो 90 हमारा बन रहा है, परंतु आप गौर कीजिए हमारा एल यहाँ था, परंतु खींच सकते कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, लगभग पी के नज़दीक आ गया। अगर हम एल को पी बिंदु के काफ़ी नज़दीक माने, लगभग पी के ऊपर ही माने, तो हमारा क्या आ जाएगा, एल से एफ तक की दूरी पी से एफ तक की दूरी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों बिंदु तो लगभग एक के ऊपर ही है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो क्या हम एल ए बराबर पी एफ कर सकते हैं? हाँ ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लगभग एक दूसरे के बराबर ही है, लगभग एक दूसरे के समीप है। तो देखिए हमने कर लिया, माना कि बिंदु एल ध्रुव पी के बहुत निकट हो। अगर हम इसे बहुत निकट मान लें तो एल से एफ तक की दूरी पी से एफ तक की बीच की दूरी की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो एल एफ की जगह हम क्या रख सकते हैं, पी एफ रख सकते हैं, क्योंकि एक्स किसके बराबर है, हमारे वाई के। तो हमने इस यहाँ पर ऐसे रख लिया है। देखिए बी सी बाई बी डैश सी, और पी एफ की जगह अगर एल एफ हमारे पी एफ के बराबर है तो एल एफ की जगह हमने पी एफ रख दिया, बाकी लोगों को हमने ऐसे ही रख दिया। एक बात हमें बताइए, पी से एफ तक के बीच की दूरी को तो हम फोकस दूरी बोल देंगे, तो फोकस दूरी तो हमें मिल गया। बी से सी के बीच की दूरी से हमें क्या मिला, बी डैश सी से बीच की दूरी से क्या मिला, बी डैश एफ की बीच की दूरी से क्या मिला। इससे तो हमें कुछ नहीं मिल सकता, परंतु हम इसमें थोड़ा चेंज लाकर कुछ पा सकते हैं। जैसे हमें यू मिल जाएगा, भी मिल जाएगा, ऐसे हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे चेंज करते हैं। क्या था हमारा बी सी, तो क्या बी सी से हमें कहाँ की दूरी मिल रही है, बी सी से हमें कहीं की दूरी नहीं मिल रही है। कहाँ कहीं की दूरी हमें बीसी से क्या प्राप्त हो गई, नहीं, बीसी से हमें कहीं की दूरी प्राप्त नहीं होगी। परंतु आप एक बात पर गौर कीजिए, अगर हम पी बी और पी बी में से पी सी को घटाएंगे, पी से बी सी के बीच की दूरी क्या करते हैं, वक्रता त्रिज्या आर बोलते हैं। अगर पी बी से हमें पी सी को घटाएंगे तो हमें बी सी मिल जाएगा। देखिए कैसे, मान जाइए कोई हमारा रेखा है, कोई हमारा ऐसा है, कोई रेखा है ए, नहीं यहाँ तक क्या बी था, ये सी था, ये पी था, हमें बी सी दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया है। अगर हम, और ये कुल कितना है हमारा, कुल है हमारा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है हमारा कुल, इसका कुल दूरी हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 8 में से 5 क्या, पूरा हमारा 8 है, ये हमारा 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। तो क्या हम बी सी को बी सी इक्वल टू पी बी माइनस में पी सी कर सकते हैं? कि क्या हम 5 सेंटीमीटर को 8 माइनस 3 करें तो हमारा 5 आएगा? जी ज़रूर आएगा। हम 5 लिखें या 8 माइनस 3 लिखें तो दोनों क्या आ जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। यही काम हमने क्या किया, यही काम हमने यहाँ किया। हमें बी सी ज्ञात करना था, बी सी से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, परंतु पी वी माइनस पी सी करने पर हमें पी वी से यू मिल रहा है, पी सी से हमें आर मिल रहा है, आर से हम क्या कर सकते हैं, एफ निकाल सकते हैं, क्योंकि आर बराबर होता है 2f। अगर हमारा, हमने क्या सिद्ध किया था, ए बराबर में आर बाई 2, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आर निकालिए, आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2f। आर से हमें क्या मिल गया, एफ मिल गया। इस सूत्र में क्या है, इस सूत्र में हमारा एफ है, एफ हमें मिल गया, परंतु यहाँ से हमें बी सी से हमें कुछ नहीं मिल रहा था। इस प्रकार हम इसे चेंज कर लेंगे। और अगर हम बात करें बी डैश सी से हमें क्या मिला, बी डैश सी से हमें कहाँ की दूरी मिल गई, परंतु आप देख सकते हैं पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश करने पर हमें बी डैश सी मिल रहा है, बी डैश सी हमें मिल रहा है। इसकी दूरी मान लीजिए कि 2 है, ये 3 है, कुल 5 है, तो हमें 2 लाना है, तो 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 रखिए या 5 माइनस 3 रखिए, परंतु 5 माइनस 3 रखने से हमें प्रॉफिट हो रहा है, हमें सबका नाम मिल रहा है, परंतु बी डैश सी से हमें नाम नहीं मिल रहा है। इस प्रकार हम यहाँ पर ऐसे रख सकते हैं। अगर हम बात करें बी डैश एफ की, तो बी डैश एफ से हमें क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, परंतु हम पी बी डैश माइनस में पी एफ कर दें तो हमें बी डैश एफ का मान को हम यहाँ इतना माइनस इतना कर दें,
हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा, हमें कुछ यहाँ से मिल जाएगा, परंतु बी डैश एफ का मान नहीं प्राप्त है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। हमें सिर्फ बी सी को हमें वैसे ही नहीं छोड़ देना है, हमें उस मान को लाना है जो हमें इस सूत्र में चाहिए। तो आई होप आपको ऐसा करने समझ में आ गया होगा। मैंने साइड से भी बताया कि किस प्रकार हम इन दोनों को इसमें से इतना घटाएंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया। चलिए ये काम फिर से इसी को हम वापस से लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने रख दिया बी सी को हमने क्या में तोड़ा, पी बी माइनस पी सी। बी डैश सी को हमने क्या में तोड़ा, पी सी माइनस पी बी डैश। बी डैश एफ को हमने क्या में तोड़ा, पी बी डैश माइनस में पी एफ। तो हम इन सभी चीज़ों की जगह अब इन सभी चीज़ों को रख लेंगे। तो हमारा बी सी था, बी सी को क्या हम निकाला, ये निकाला, तो हमने बी सी की जगह इसके पुट कर दिया। पी एफ को हमने वैसे ही छोड़ देंगे क्योंकि पी एफ का हमें नाम पता है। बी डैश सी हमने क्या ज्ञात किया, पी सी माइनस पी बी डैश, तो बी डैश सी की जगह हमने इसे रख दिया। बी डैश एफ को हमने किस में प्राप्त किया, पी बी डैश माइनस पी एफ, तो हमने बी डैश एफ की जगह इसे रख दिया। तो इतना तक तो आपको करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले हम दो त्रिभुज में गए, समरूप किए, फिर उसके बाद एल को निकट माने, इतना किए, फिर हमें नई मान प्राप्त था। अगर हमने देखा कि हम कुछ चेंज करेंगे तो हमें मान प्राप्त हो जाएगा, तो हमने चेंज किया, फिर उन्हीं सब चीज़ों को पुट कर दिया। तो हमें तो मान प्राप्त हो गया। तो हम जानते हैं इसका दूरी यू होता है, इसका दूरी इतना होता है। तो क्या हम ऐसे डायरेक्टली रख दें, नहीं, हमें डायरेक्टली कैसे रख सकते हैं, हमने इसमें पढ़ा है चिन्ह परिपाटी, तो हमें तो उसका नियम का पालन करना होगा। क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही हम देखेंगे कि किस दर्पण में यू हमारा पॉजिटिव होगा, किस में निगेटिव होगा, उन्हीं अनुसार रखेंगे। क्योंकि एक तो जानते हैं हमारा वस्तु दूरी तो हमेशा ऋणात्मक होता है। तो चलिए वस्तु दूरी तो ऋणात्मक हो गया, परंतु फोकस दूरी तो हमने पढ़ा था ना कि अवतल में ऋणात्मक, उत्तल में धनात्मक, ये सब क्वालिटी हमने पढ़ा था। आपतित किरण की धनात्मक, उसके विपरीत दिशा में ऋणात्मक, ये सब हमने चिन्ह परिपाटी में पढ़ा था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा होगा तो हमारे चैनल में जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने उसमें चिन्ह परिपाटी का क्लास ले लिया है, जिसमें हमने चिन्ह परिपाटी को अच्छे से समझाया है। तो अब हम चलेंगे किससे, चिन्ह परिपाटी से। तो हम किससे गए, चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी से पी बी हमारा क्या है, वस्तु दूरी माइनस यू। पी सी हमारा क्या है, आर है, तो आर को हम कैसे लिख सकते हैं, 2f लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल में देकर भी बताया था, ए बराबर आर बाई 2 है, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई आर हो जाएगा। पी बी डैश क्या है हमारा, प्रतिबिंब दूरी है, तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि अवतल दर्पण में है, आपतित किरण की दिशा के विपरीत दिशा में है, उसी दिशा में होगा तो प्लस हो जाएगा। पी एफ क्या है हमारा, फोकस दूरी, ये भी हमारा अवतल है और आपतित किरण की दिशा के बीच में। अगर आप इन सभी चीज़ों को नहीं जानेंगे तो आप प्लस माइनस को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। अब क्या करना है हमें, इन सब चीज़ों की जगह पी बी की जगह हमें ये रख देना है, पी सी की जगह हमें ये रख देना है, इन सभी चीज़ों को हमें रख देना है। तो चलिए इन सभी मानों को भी हम रख लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे रख लेते हैं। पी बी क्या था हमारा, माइनस यू, माइनस में रख देंगे। पी सी क्या था हमारा, माइनस में 2f इक्वल टू, पी सी क्या था हमारा, माइनस में 2f, माइनस का चिन्ह रख देंगे। पी बी डैश क्या था हमारा, माइनस में b, इसे रख देंगे। इक्वल में पी एफ क्या था, माइनस में f, पी बी डैश माइनस में b, माइनस का चिन्ह, पी एफ हो जाएगा माइनस f। अब माइनस इसे तोड़ देते हैं, माइनस यू प्लस में 2f, माइनस में 2f प्लस में b इक्वल टू माइनस में f, माइनस में b प्लस में f। अब क्या करेंगे, अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका हमने इसमें किया तो माइनस माइनस प्लस यू भी, इसका हमने फिर इसमें किया माइनस 2bf, फिर प्लस माइनस माइनस uf प्लस 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 2f स्क्वायर इक्वल टू माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 2f स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी एफ। आप देख रहे हैं कि ये चीज़ जो है इधर भी है इधर भी है, तो हम इसे इस ओर कर देंगे और बाकी चीज़ों को यहीं रख देंगे। हमें सेम चीज़ को ढूंढना है, सेम तो हमें मिल गया तो इसे हम इधर कर देंगे। चलिए यू भी माइनस में 2vf नहीं होगा, यू एफ इक्वल टू 2f स्क्वायर माइनस में vf, इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में 2f स्क्वायर, माइनस में इधर जाएगा प्लस में 2bf, ये पॉजिटिव निगेटिव चिन्ह से कट जाएगा। यू भी माइनस में यू एफ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये 2 है, ये कितना है, 1 है, प्लस का चिन्ह क्या है, बड़ा है, हमें बड़े अंक को देखना है। तो बड़ा क्या है हमारा, 2 है। अगर हमें 4 हो जाता तो हम माइनस का यूज करते हैं। मान जाइए अगर आपको प्लस माइनस में करना कन्फ्यूजन हुआ तो देखिए आपको क्या करना है, माइनस में 5f दिया है, प्लस में 3f दिया है, तो 5 में 3 गया, जरूरी नहीं है कि छोटा में से बड़ा घटाएगा, पहले बड़े में हम इससे घटा लीजिए। 5 में से 3 गया 2, परंतु यहाँ हम क्या रखेंगे, 5 बढ़ा के 3, हमारा क्या है 5 बढ़ा है, तो यहाँ हम माइनस रखेंगे। अगर हमारा प्लस में 5f होता, माइनस में 3f होता,
इसमें भी हम वही करते हैं, इसमें भी हम घटाते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले घटा लेना है, क्योंकि माइनस चिन्ह दिया है, दोनों प्लस रहेगा तो हम नहीं घटा पाएंगे, परंतु माइनस है तो हमें घटाना है, 2 रख देंगे। आप देखेंगे इस दोनों में से बड़ा कौन है, 5 है, 5 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो यह हो जाएगा प्लस। चिन्ह के अनुसार हम क्या करते हैं, इसे लिखते हैं, लेकिन अगर एक प्लस हो एक माइनस हो तो हम घटा लेते हैं। चिन्ह के अनुसार देखते हैं, फिर उसके चिन्ह को रख देते हैं। यहाँ पर भी हमने वैसे ही किया, यहाँ पर भी देखिए प्लस है माइनस है तो घटा लेंगे BF, परंतु आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस में क्या है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यहाँ क्या है 2 है, तो कौन बड़ा है 2, यहाँ पर प्लस में BF हो जाएगा। आप प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। हमें क्या मिला, UV मिला, UF मिला, BF मिला, तो परंतु हमें क्या चाहिए, ये सभी चीज़ें हमें चाहिए, परंतु नीचे चाहिए। तो नीचे लाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ UVF से भाग दे देंगे, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, चलिए अब भाग कर लेते हैं। UV बाई UVF माइनस में UVF इक्वल टू BF UVF। चलिए अब काट लेते हैं। अब देखिए UV से UV कैंसिल, UF से UF कैंसिल, BF से BF कैंसिल, क्या बचा हमारा 1/V, नहीं सॉरी, यहाँ पे बचा 1/F है, माइनस में 1/V इक्वल टू 1/U। तो ये मेरा माइनस है, परंतु सूत्र में क्या था, प्लस था, तो उधर कर देंगे 1/F इक्वल टू 1/U प्लस में 1/V, इसीलिए 1/F क्या हो जाएगा हमारा इक्वल टू 1/V प्लस में 1/U। तो इसी के साथ हमने आज सिद्ध किया अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को। आगे क्लास में हम उत्तल दर्पण में भी दर्पण सूत्र को सिद्ध करना सीखेंगे। तो आई होप आपको सिद्ध करने में कोई परेशानी नहीं होगी। हमने पहले क्या किया, हम दो त्रिभुज में गया, दोनों को समरूप किए, उनकी भुजाओं का अनुपात में किया। हमने देखा कि AB की हाइट NL की हाइट से बराबर थी, हमने इसे इक्वल कर दिया। L बिंदु को P बिंदु के निकट मानकर हमने उन दोनों के बीच की दूरी को बराबर कर दिया। उसके बाद हमने देखा BC आया, βF आया, परंतु ये तो हमें प्राप्त नहीं था, परंतु हम उसमें चेंज कर उसे प्राप्त कर सकते थे। हमने उसे चेंज किया, चेंज करने पे हमें क्या मिला, उसका मान मिला। तो हम उसका मान तो ऐसे ही नहीं रख सकते थे, उसे रखने के लिए हमें क्या फॉलो करना पड़ता, चिन्ह परिपाटी। तो हमने चिन्ह परिपाटी को फॉलो किया, चिन्ह परिपाटी को फॉलो करके हमने पॉजिटिव नेगेटिव चिन्ह को ध्यान में रखा। उसके बाद हमने उसका मान रख दिया। मान रखने के बाद हमने क्या किया, मान रखने के बाद हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमने दोनों तरफ UVX से भाग दिया। भाग देकर हमें क्या करना है, बस हमें कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन करके हम इसे सूत्र को सिद्ध किया। आई होप आपको सूत्र को सिद्ध करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम उत्तल दर्पण में भी इस सूत्र को सिद्ध करेंगे, और भी सूत्रों को हम दोनों दर्पण में सिद्ध करने का प्रयास करते रहेंगे, ताकि अगर आपको एग्जाम में कोई भी दर्पण दे दे तो आपको परेशानी नहीं हो। हमारा मैथ का चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने मैथ का चैप्टर भी पढ़ाया है, जिसमें हमारा मैथ का चैप्टर 8.3 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपने मैथ का क्लास नहीं किया है तो आज हमारे मैथ का चैप्टर भी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। 8.3 तक हमने बढ़ा दिया है, 8 एक्सरसाइज लेकर चले हैं। 8.4 का क्लास अभी लेना बाकी है। आगे के सारे चैप्टर के क्लास लेते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल पर स्टडी